रजनी बहू देख तो कितनी देर हो गई, विकास अभी तक नहीं लौटा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। परेशान मत होइए माँ जी, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। रजनी के साथ सरला घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। वो अपनी बहू से कहती है, बहू मैं भी चलूं साथ में? नहीं माँ जी, आप रेनू के साथ रहिए, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। रजनी विकास को देखने चली जाती है कि तभी रेनू पानी मांगती है। सरला ग्लास उसे देती है लेकिन वो उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। हे राम, ये क्या अपशगुन हो गया। उधर रजनी विकास को ढूंढने निकलती है तो विकास नुक्कड़ पर हाथों में दारू की बोतल लेकर झूम रहा था। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी अभी बाकी है। तुम यहाँ दारू में चूर हो और हम सब वहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए घर चलिए। छोड़ मुझे, चल जाए यहाँ से, मेरी जब मर्जी होगी मैं तब आऊंगा, समझे। ये कहकर वो रजनी को धक्का दे देता है और खुद सड़क पर झूमने लगता है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक वहाँ आता है और उसे कुचलकर चला जाता है। उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। सारा परिवार शोक में डूब जाता है। मेरे बेटे, तू हम सबको छोड़कर कहाँ चला गया? पापा उठो ना, पापा उठो ना। मेरी बच्ची, अब वो कभी नहीं उठेंगे। वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। विकास थोड़ी बहुत मजदूरी करता था जिससे घर का खर्चा चलता था और कमरे का किराया दिया जाता था। लेकिन उसकी मौत के बाद कोई आमदनी न होने की वजह से सेठ उन सबको घर से निकाल देता है। अब वो सब सड़क पर आ चुके थे। माँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, हम कैसे अपना पेट पालेंगे। तू फिक्र मत कर बहू, मैं कुछ काम करूंगी और पैसे कमा कर लाऊंगी, लेकिन तुम सबको भूखा नहीं मरने दूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मेरे रहते भला आप क्यों काम करेंगी? लेकिन बेटी, गर्भावस्था की हालत में तू कैसे काम करेगी? माँ जी, हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। रजनी काम ढूंढने निकल गई और सरला रेनू के साथ एक सड़क किनारे ही बैठ गई। रजनी ने सब जगह काम ढूंढा लेकिन उसकी गर्भवती अवस्था को देखकर उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल से रजनी को सड़क पर झाड़ू लगाने का काम मिल गया। एक रात तो उन्होंने सड़क किनारे पटरी पर सोकर ही बिताई। फिर अगले दिन उन्हें एक सीमेंट की पाइप दिखी जिसमें वो तीनों रहने लगे। रजनी सड़क पर झाड़ू लगाकर कुछ पैसे कमा लेती लेकिन उससे उनका खाने पीने का गुजारा ही निकल पाता। फिर एक रोज जब वो सड़क पर झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर सड़क किनारे पेंटिंग बना रहे एक आदमी पर गई जो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना रहा था। उसने एक चित्र में देखा कि कैसे उस आदमी ने बहुत ही सुंदर गाजर का घर बनाया है। ये देख वो कुछ देर के लिए रुक गई। उस दिन 5 साल की रेनू भी उसके साथ आई थी। वाह माँ, ये गाजर का घर कितना सुंदर लग रहा है। काश हमारा भी ऐसा घर होता तो हमें उस बदबूदार पाइप में नहीं रहना पड़ता। सही कहा ना माँ? क्या हुआ माँ, तुम रुक क्यों गई? अगर थक गई हो तो लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं बेटी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस तरह तो हम भी गाजर का घर बना सकते हैं रेनू, लेकिन इसके लिए ढेर सारी गाजर लगेगी। देखना, देवी माँ ने चाहा तो वो जरूर होगा जो तुम चाहती हो। उस रोज वो काम खत्म करके खाना खाने बैठी तभी उसके पास एक बुढ़िया आई और उसने रजनी से रोटी मांगी। रजनी 2 ही रोटी बांध कर लाई थी। उसने एक रेनू को और एक उस बुढ़िया को दे दी और खुद भूखी रही। वो रोटी खाने के बाद बुढ़िया रजनी से बोली, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, बदले में मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस गाजर के। इसे तू रख ले और नदी किनारे बो देना, फिर देखना चमत्कार। रजनी उस गाजर को अपने साथ ले आई और उसने उसे नदी किनारे बो दिया। अगले दिन जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ ढेर सारी गाजर लगी हुई थी। माँ देखो, कितनी सारी गाजर। हाँ रेनू, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक रात में इतनी सारी गाजर कैसे उगाई? वो बुढ़िया जरूर कोई देवी का रूप थी जो तुम्हारी मदद के लिए आई थी। सच कहती हो माँ जी, अब हम इनसे गाजर वाला घर बनाएंगे। गाजर का घर? हाँ दादी, गाजर का घर। फिर रजनी और सरला ने मिलकर उन गाजर से अपना मजबूत गाजर का घर बनाकर तैयार किया जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब लोग दूर दूर से उनके उस घर को देखने आने लगे। साथ ही कई लोगों ने उन्हें गाजर का घर बनाने का ऑर्डर भी दे डाला जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ समय बाद रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब रजनी सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी। राजसमंद नामक एक गांव में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा
और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। जगमोहन के पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे लेकिन घर के हालात बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर के हालात देख उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहां जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर रेनू की माँ, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सोमा, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर बुरी नजर रखता है और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा और मैं तो गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तू वहां काम करने नहीं जाएगी बस। जगमोहन दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। जगमोहन जब भी गांव में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेतों में चला दो, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी जगमोहन से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, जगमोहन, रे तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर जगमोहन चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोमा उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख, है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की लाचारी देख सोमा को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन मिलाकर उसे तवे पर डाल देती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रेनू, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं हमारे महाराणा प्रताप भी जब जंगल में रहे थे तो उन्होंने भी यही हरे घास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। जगमोहन ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है और अब शहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों पर डालता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है।